नमस्कार। आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम लाते हैं उन खबरों को जिन पर दिन भर रहती है सबकी नज़र और उन पर बात करते हैं अपने संवाददाताओं के साथ। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करेंगे एजेंडा हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री आज भी राज्य को देंगे विकास की सौगात। प्रधानमंत्री आज भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम जामनगर में भी 1,460 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल का भी करेंगे उद्घाटन। जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षणिक संकुल बनाने का वर्षों पुराना सपना आज होगा पूरा। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज गुजरात में 1,460 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से सौराष्ट्र के इलाके में सिंचाई के साथ ही जामनगर शहरी आधारभूत ढांचे को और मजबूती मिलेगी। पीएम अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल का भी उद्घाटन करेंगे। अपनी गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जंबूसर में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। वर्ष 2021-22 में इन ड्रग्स का दवाइयों के कुल आयात में 60% से अधिक योगदान था। यह परियोजना आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने और बल्क ड्रग्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री दहेज में डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इससे औद्योगिक संपदाओं से शोधित अपशिष्ट जल के निपटान में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें अंकलेश्वर हवाई अड्डे का पहला चरण और अंकलेश्वर एवं पनौली में बहुस्तरीय औद्योगिक शेड का विकास शामिल है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को ही जामनगर में 1,460 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, विद्युत, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। सौनी योजना में आसपास के 3 से 4 जिलों में लगभग 1 लाख हेक्टेयर जो विस्तार है, इसमें नर्मदा का जो पानी है वो इरिगेशन के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो इससे बरसात के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो सकेगी। प्रधानमंत्री सौराष्ट्र की अवतारण सिंचाई योजना लिंक 3 के पैकेज 7 और NAUNI योजना लिंक 1 के पैकेज 5 और हरिपार 40 मेगावाट सौर पीवी परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जामनगर में जो परियोजना लॉन्च कर रहे हैं उससे खेती में जो सिंचाई है उसको बढ़ावा मिलेगा। जामनगर और इसके आसपास के जो सौराष्ट्र का इलाका है उसमें करीब 1 लाख हेक्टेयर की जो जमीन है उसमें सिंचाई को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सोलर मिशन को जो सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है उसको भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद के जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षणिक संकुल बनाने का वर्षों पुराना सपना पूरा होगा। इस संकुल में छात्रों के समग्र विकास के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। प्रोजेक्ट के पहले चरण में छात्रों के रहने और पढ़ने के लिए 12 मंजिला हॉस्टल का निर्माण किया गया है। इस हॉस्टल में 116 कमरे हैं, जिनमें 400 से अधिक छात्र छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। ज़रूरतमंद बच्चों को रहने के लिए और पढ़ाई करने के लिए ज़्यादातर अहमदाबाद और अहमदाबाद के पास में गांधीनगर दोनों सिटी में बहुत बड़ी संस्थाएं हायर एजुकेशन के लिए जो बड़े बड़े कॉलेजेज है, बड़ी बड़ी संस्था है, उसमें जो बाहर के पूरे भारत भर के बच्चों आएंगे, मोदी समाज के पूरे समाज के, वो लोगों को इधर अभी रहने की व्यवस्था किया है। मोदी शैक्षणिक संकुल प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। इसकी आधारशिला 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रखी थी। मोदी शैक्षणिक संकुल के बन जाने से समस्त मोदी समाज के गरीब बच्चों का
अहमदाबाद और गांधीनगर में उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने का सपना साकार हो सकेगा। सुधीर यादव और निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो बेहद अहम प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का दूसरा दिन भी, और इसी पर विस्तार से और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ निशांत सौरभ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ सुधीर यादव भी जुड़े हुए हैं और मेघना भी हमारे साथ भरूच से जुड़ी हुई हैं। मेघना, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सौगात प्रधानमंत्री आज भरूच को देने वाले हैं। देखिए, ये जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आमोद से भरूच से जो देने वाले हैं, तकरीबन 8,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला रखेंगे और कई परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होगा, ना केवल भरूच के लिए, ना केवल यहाँ की इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए, बल्कि इसके साथ ही देश भर के लिए अगर हम देखें तो बहुत अहम इसलिए रहेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और यहाँ पर सबसे प्रमुख बात यह है कि जो परियोजनाएं हैं उसमें पहला बल्क ड्रग पार्क है, जो बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा जाबूसर में, जो यहाँ आमोद से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम देखें बल्क ड्रग पार्क इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स को कम करना जरूरी है। जो भी हम एपीआई जो लेते हैं बाहर से, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसको कम करने की आवश्यकता है और इस और बल्क ड्रग पार्क एक बहुत ही अहम मील का पत्थर साबित हो सकता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पार्क्स है, खासकर ट्राइबल बेल्ट में इंडस्ट्रियल पार्क्स है, जो अगर हम देखें तो सी जो है उसका सी का पार्क है, उसके साथ ही जो मत्स्य संपदा का एक पार्क है, उसके साथ ही अगर हम देखें तो फूड प्रोसेसिंग के भी पार्क्स हैं, एग्रो पार्क्स जिसे कहते हैं। अलग अलग किस्म के जो पार्क्स हैं, खासकर ट्राइबल इंडस्ट्रियल पार्क्स ट्राइबल बेल्ट में डेवलप किए जाएंगे। इससे ट्राइबल इलाकों में खास तौर पर और ज़्यादा जो अगर हम देखें तो छोटे मझौले उद्योग, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों के नए आयाम। और अभी अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुलायम सिंह यादव जो हैं उनका निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था और मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये दुखद खबर जो है वो अभी अभी प्राप्त हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे और अपने आप में इसे राजनीति का एक बड़ा शून्य कहा जा सकता है। लंबे समय से बीमार थे मुलायम सिंह यादव। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये दुखद खबर जो है वो अभी प्राप्त हो रही है। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, बेहद दुखद खबर। जी बिल्कुल रमा, बेहद दुखद खबर है। नेताजी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। आज सुबह मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है और पिछले कई महीनों से वो बीमार चल रहे थे और मेदांता अस्पताल में ही भर्ती थे। डॉक्टरों की टीम एक उनकी स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुई थी और पिछले हफ्ते ही उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और उनके पूरे परिवार के सदस्य अभी उत्तर प्रदेश से आ गए थे और बारी बारी से कई नेता भी जाकर के उनसे आईसीयू में मतलब देखने गए थे, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनका सुबह निधन हो गया। नितेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहाँ पर कौन लोग मौजूद हैं और किस तरह से जो वहाँ पर पूरी तरह से उन्हें जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे हुए हैं। देखिए, उनके परिवार के सभी सदस्य हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जो उनके सुपुत्र हैं वो हैं, उनकी पत्नी हैं, जो
अखिलेश यादव की, उनकी पत्नी और उनके जो बड़े भाई हैं, वो सभी तमाम परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद हैं और पिछले कई दिनों से लोग वहां पे मेदांता अस्पताल में ही हैं और भी उनके शुभचिंतक जो उनके परिवार के करीबी हैं वो भी वहां पर मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले ही डेथ हुई है, तो निश्चित रूप से तमाम अभी औपचारिकताएं जो अस्पताल की औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही है और उसके बाद आगे की जो परिवार जिस तरह से डिसाइड करेगा कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ हो और कैसे उनको रखा जाएगा, किस जगह पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, वो परिवार के सदस्यों की सहमति के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। नितेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि आगे की प्रक्रिया के बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? उनके पार्थिव शरीर को कहां पर ले जाया जाएगा? उनका अंतिम संस्कार जो है वो कहां पर होगा? जी देखिए, अभी तो चूंकि शुरुआती दौर की बात है, अभी तो परिवार सदमे में ही है क्योंकि अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनके पार्थिव शरीर को कहाँ ले जाया जाएगा और वो पूरी तरीके से परिवार की सहमति और उनके इच्छा के अनुरूप होगा। और इस वक्त सभी परिवार के सदस्य वहीं पर मेदांता अस्पताल में मौजूद हैं। अखिलेश यादव हैं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव हैं और तमाम जो परिवार के और सदस्य हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और जो अस्पताल की जो प्रक्रिया एक होती है, जब कोई किसी का निधन होता है तो उसकी तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। उसके बाद फिर आखिरी निर्णय परिवार का होगा कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ हो और जनता के दर्शन के लिए उन्हें कहाँ रखा जाए। नितेंद्र, लंबे समय से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव? जी बिल्कुल, पिछले कई सालों से मतलब 1-2 सालों से तो गंभीर रूप से बीमार थे। कई बार वो अस्पताल उनको भर्ती कराया जा रहा था, कई बार आईसीयू भी गए, आईसीयू से वापस भी हुए, लेकिन पिछले 1 महीने से हम देखें तो वो बीमार चल रहे थे और उनको मेदांता अस्पताल में ही रखा गया था और 10 दिन पहले उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। तो थोड़ी सी उनकी हालत बिगड़ी थी, तो आईसीयू में जब शिफ्ट किया गया तो लखनऊ से अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार यहाँ पर आया था देखने के लिए। डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई थी, मल्टीपल स्पेशलिस्ट थे उसमें और वो तमाम लोग कोशिश कर रहे थे कि इनके सेहत को सुधारा जाए, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स पे भी रखा गया था, वेंटिलेटर सपोर्ट पे भी रखा गया था, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनका आज सुबह निधन हो गया। हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। नितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रामेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, बेहद दुखद खबर ये जो अभी अभी मिली है, किस तरह से इसे राजनीति में एक बड़ा खालीपन कहा जा सकता है? उत्तर प्रदेश की राजनीति का जब भी जिक्र होगा, मुलायम सिंह का जिक्र के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं पूरी होगी और जो खालीपन मुलायम सिंह ने दिया उसको भरा जाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि मुलायम सिंह सामान्य राजनीतिक परिवार से आए हुए लोग नहीं थे। संघर्षों की पटकथा लिखते हुए उन बीड़ों से आए थे जहां डकैतों का होल्ड था, जहां तथाकथित लोगों का होल्ड था और गोली खाते हुए संघर्षों की दौड़ में लखनऊ तक की जो यात्रा पूरी की थी और दिल्ली तक जिस तरह वो पहुंचे थे, तो वो एक पूरी संघर्षों की पटकथा है मुलायम सिंह के जीवन की। तो वो खालीपन तो शायद ही अब इस दौर में कोई भर पाएगा। न उस तरीके का नेतृत्व है, न उस तरीके की राजनीति है। मुलायम सिंह जब इटावा से चले थे तो ये सोच के नहीं चले थे कि वो एक कुश्ती के पहलवान थे और एक पहलवान को हराने के बाद गांव के लोगों ने कहा कि तो बहुत बेहतर आदमी है, इसने गांव का सम्मान रखा, उनको प्रमुख बनाया, उनको विधायक बनाया और अपने संघर्षों से मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री तक गए। तो वो जो पटकथा लिखी वो खालीपन जमा रहेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अपूर्णीय क्षति है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए, जो कई बार सही बात कह देते थे, भले ही उनके अपने उनसे नाराज हो जाए, लेकिन सही बात कहने से नहीं कतराते थे। तमाम राजनीति में आरोप प्रत्यारोप उनके इर्द गिर्द रहे होंगे, तमाम घटनाओं पर विरोधियों उन पर हमला किया होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि निजी रिश्ते मुलायम सिंह ने कभी खराब नहीं किए किसी से, चाहे वो पक्ष में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो। निजी रिश्ते प्रधानमंत्री से भी मिलते थे तो मन किससे मिलते थे, सदन में कहते थे नहीं ये अच्छे नेता है, ये कहने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अब तो वो मिलेंगे कि जो नेता सुनना चाहता है वो कहेंगे। मुलायम सिंह अच्छी बात भी कहते थे, बुरी बात भी कहते थे और राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति का तो उन्होंने ढांचा गढ़ा है। एक एक स्तूप की तरह एक एक कार्यकर्ता को खड़ा या पार्टी को खड़ा किया। वो जनपद के कम से कम 100 बड़े नेताओं के नाम जानते थे और जब मिलते थे उनको नाम से पुकारते थे, फला यहाँ हो, तुम बहुत दिन से मिलने नहीं आए। फोन पर उनका हालचाल लेते थे, जब उनको याद आता था कि भाई फला नेता से हमारी बात नहीं हुई। इस तरीके का नेतृत्व कहाँ है? ऐसे नेता नहीं होंगे जो संघर्षों आए हों और एक दूसरे को जानते हों।
चीजों को समझते हो, अपने कार्यकर्ताओं से झगड़ जाते थे, लेकिन फिर बुलाते तो कहते तुम नाराज क्यों हो रहे, तुम्हारे साथ तो ठीक है ना, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। कार्यकर्ता उससे नाराज भी होते तो उसको जोड़ के भी रखते थे। ये कला केवल मुलायम सिंह में थी और वो खालीपन रमा रहेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, शायद वो नहीं भरा जा सकेगा इस अपोजिशन के बाद। बिल्कुल रामेंद्र, केंद्र की राजनीति में भी अगर देखें तो भारत के रक्षा मंत्री भी रहे मुलायम सिंह, किस तरह से उनके पूरे राजनीतिक सफर को आप बताना चाहेंगे? देखिए रमा, जो बात मैं कर रहा था कि एक सामान्य गांव में पैदा हुए, सामान्य घर में रहने वाले, और क्योंकि जो बुंदेलखंड को जानते हैं, जो इटावा के स्थल को जानते हैं, वो ये जानते होंगे कि वहाँ बाहुबल का प्रयोग चलता था, आधा हिस्सा डकैतों का दीपमल से जुड़ा हुआ था, वहाँ डकैतों का होल्ड था, कुछ हिस्सों पर बाहुबलियों का प्रभाव था। मुलायम सिंह की ऊपर वहाँ एक बड़ी बात थी, एक अच्छाई थी कि उनकी जातियों का समूह का वहाँ हिस्सा था जो उनको प्रोटेक्ट करता था। मुलायम सिंह एक सामान्य घर में पैदा हुए और पहलवान थे, और गांव में कुश्ती हुई तो किसी ने कहा कि भाई, एक पहलवान ने कहा कि हमसे कोई जो जीत जाए वो आए मैदान में। मुलायम सिंह ने उसको पकड़ा और गांव के लोगों ने कहा बहादुर लड़का, इसको प्रमुख बनाओ, और वहां से सफर शुरू हुआ। मुलायम सिंह पर गोली चली, राजनीति क्या नहीं हुआ उनके साथ, कई बार वो बिहड़ों के रास्ते लखनऊ भागे हैं। तो बहुत विपरीत परिस्थितियों में एक एक व्यक्ति को जोड़ा उन्होंने। हालांकि ये कहा जाता है कि राजनीति में मुलायम सिंह ने जिसको पटकनी भी उठ के खड़ा नहीं हुआ, कहीं उनको कहा जाता है कि धोबी पछाड़ जो मारते हैं, वो राजनीति का भी उनका एक अलग विषय था। लेकिन वहां से संघर्ष करते हुए सामान्य होता है, कहीं न कहीं जनता से जुड़ाव, कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करना, ये सारी ताकत उनमें थी। मुलायम सिंह ने कभी ये नहीं देखा कि कौन किसके बारे में क्या कहता, अगर उनके संगठन के लिए वो बेहतर रहा तो उसके लिए उसको ला करके उन्होंने खड़ा किया। वो बुरा रहा होगा, उसके बारे में लोगों की भ्रांतियां गलत रही होंगी, मुलायम सिंह ने इसकी चिंता कभी नहीं की। अलग राजनीति में इसके दुष्परिणाम भी उत्तर प्रदेश को भोगने पड़े हैं, लेकिन उन्होंने संगठन खड़ा किया, नेटवर्क खड़ा किया, नेता खड़ा किए, जिले में नेतृत्व दिया, प्रदेश के नेतृत्व को लेकर के यहाँ तक आए और कांसी राम के साथ मिलकर उन्होंने सत्ता चलाई, जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं थी। वो गठजोड़ तैयार किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया आयाम दिया। उसके बाद उसकी परिणति, क्योंकि विचारों के अलग अलग जिस तरीके से विचार थे, उसकी परिणति भी सत्ता में उसी तरह हुई। लेकिन यहाँ तक आने का उनका सफर, अगर कोई आने वाले समय में चीजें लिखी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, तो मुलायम सिंह के संघर्षों को सफर की राजनीति में याद किया जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे हैं और अखिलेश यादव उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे हैं। मुलायम सिंह यादव नेताजी के नाम से भी लोकप्रिय थे, नेताजी के नाम से जाने जाते थे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और अब ये दुखद खबर कि उनका निधन हो गया है, वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशुतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मुलायम सिंह यादव की अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता के रूप में भी उन्हें जाना जाता था। जिस तरह से उन्होंने एक बेहद सामान्य जीवन शैली से शीर्ष पदों तक का सफर तय किया, किस तरह से इस राजनीतिक संघर्ष को भी आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का आज निधन हुआ है, निश्चित रूप से अगर उनके संपूर्ण राजनीतिक जीवन और कैरियर पर निगाह डाली जाए तो उत्तर प्रदेश से वो आते थे। उत्तर प्रदेश खास तौर पर जो है वो चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे बराबरी की बात हो, उन तमाम सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर हमेशा जो है कुछ न कुछ सामाजिक शोध और ही रहा है। और यही कारण था कि जब कांग्रेस से इतर कोई बात सोची गई तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव उसमें एक अलग राह के नेता नजर आते हैं। कांग्रेस से अलग रह करके उन्होंने समाजवादी विचारधारा के साथ जो राह पकड़ी, एक राजनीतिक चिंतन के साथ जो राह पकड़ी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के उन सारे बड़े पिछड़े वर्गों में जो है एक राजनीतिक चेतना का संचार किया। वो उनको धरतीपुत्र भी कहा जाता था। खासतौर पर धरतीपुत्र इसलिए कहा जाता था कि वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उन्होंने किसानी की, उन्होंने
अध्यापक की भूमिका में रहे और वो कमोबेश जो है जब समाजवादी आंदोलन अपने चरम पर था तो उन्होंने यौवन अवस्था में जो है उस समाजवादी आंदोलन को जो है जिया था और उसी को लेकर के आगे बढ़े। और यही नहीं, जब तमाम सारे समाजवादियों में मतभेद की स्थिति आई, जब सत्ता के नजदीक पहुंचे तो उन मतभेदों में भी उन्होंने अपनी एक अलग राह बनाई, एक नई पार्टी बनाई और उस नई पार्टी के माध्यम से उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का अवसर प्राप्त किया। साथ ही जो है उनकी केंद्र में भी भागीदारी रही और जब वहां पर विपक्ष की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी, उसमें वो रक्षा मंत्री के रूप में देखे गए। तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह का एक ऐसा खत था कि जिनको लोग जो है हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ये मानता था कि हम उनके बहुत नजदीक हैं। उनका जो है व्यक्तिगत स्वभाव ऐसा था कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को वो आपस में जोड़े रखने के लिए जाने जाते थे। और यही नहीं, जब मुद्दों की टकराहट होती थी तो जो नेताजी लाइन लेते थे, जो उनका राजनीतिक चिंतन होता था, उस पर अडिग रह करके वो कार्य करते थे। चाहे उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन का मामला रहा हो या फिर कांग्रेस से इतर जो है कोई यहाँ पर राजनीतिक रूप से शोध रहा हो, उन सारी चीजों में अगर उन्होंने अपने गुरु चौधरी चरण सिंह की विरासत को जो है हासिल करने की कोशिश की तो उसमें उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उनके पुत्र से ही उनका जो है दुराव हुआ। लोकदल के संघर्ष को चाहे देख ले या फिर जो है कांग्रेस से अलग हट करके एक राजनीतिक चिंतन और एक राजनीतिक दिशा देने की बात हो तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव ने वह दिशा दी और प्राप्त की। और यही कारण है कि आज उनके इस देहावसान के बाद भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उनकी बनाई गई पार्टी, एक प्रमुख दल के रूप में जो है मौजूद है और वह जो है कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल के सामने एक चुनौती पेश करती रहती है। जी आशुतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने उनकी विचारधारा के बारे में बताया, उनके संघर्षों के बारे में बताया, तो जिस वक्त उनका ये राजनीतिक संघर्ष चल रहा था, जिस तरह से जिस विचारधारा के वो पोषक थे, जिस विचारधारा को वो मानते थे, समसामयिक राजनीति पर उसका किस तरह से प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के उस दौर को याद किया जाए जब प्रादुर्भाव हो रहा था मुलायम सिंह यादव का, वह वक्त ऐसा वक्त था जब दक्षिणपंथी और समाजवादी और मध्यमार्गी कांग्रेस तीनों के बीच में एक राजनीतिक चिंतन और प्रवाह को लेकर के अपने अपने तरह से लोग जो है पेश आ रहे थे। उस दौरान जो है मुलायम सिंह यादव ने तमाम सारे राजनीतिक अपने ही जो जनता दल था और पुराना दल उनका, जो तमाम सारे समाजवादी चिंतन के केंद्र में बड़े नेता थे, उन तमाम सारे नेताओं से भी टकराहट मोल लेकर के उन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ उन्होंने किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। चौधरी चरण सिंह को वो अपना गुरु मानते थे। तो उनके निधन के चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद जब उनके पुत्र अजीत सिंह विलायत से लौट करके आते हैं और राजनीतिक पर और लोकदल की राजनीति पर काबिज होना चाहते हैं, तो उस वक्त जो है मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यों और अपने तमाम सारे राजनीतिक संघर्षों को सामने रखते हुए उन्होंने अजीत सिंह का भी प्रतिकार किया। और यही कारण था कि जनता दल को जब उत्तर प्रदेश में जो है मौका मिला सरकार बनाने का, तो मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव ही चुन करके सामने आए। तो ये उस राजनीतिक जो विचारधारा थी, एक विचारधारा बहुत पहले से यहाँ पर चल रही थी कि जो बड़ी आबादी है पिछड़े वर्ग की, उसको राजनीतिक रूप से किस तरह से जो है समानता दी जाए, राजनीतिक रूप से उसको कितनी भागीदारी दी जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उस कमीशन के लागू होने के बाद मुलायम सिंह ने उस पिछड़े वर्ग को जो है एक दिशा देने, एक राजनीतिक दिशा देने और राजनीतिक चिंतन देने का कार्य किया। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े थे उनको एक राजनीतिक दल मिला और उस दल के सहारे मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार जो है चुन करके 3 बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है मुलायम सिंह यादव चुने जाते हैं। साथ ही जो है केंद्र की भी राजनीति में सक्रिय होते हैं, रक्षा मंत्री के रूप में सक्रिय होते हैं। तमाम सारे उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, रक्षा मंत्री रहते हुए ऐसे कार्य हैं कि जो लोग उनकी विचारधारा से भी जो है सहमत नहीं होते हैं, लेकिन उनके उन कार्यों से जो है वो जरूर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित रूप से दक्षिणपंथ से लेकर के वाम मार्गी सोच से लेकर के, लेकिन समाजवादी आंदोलन को उन्होंने जिस तरह से खड़ा किया वह आज भी यहाँ पर दिखाई देता है। उनके पुत्र जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, और आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई मुख्य विपक्षी दल के रूप में दिखाई देता है तो समाजवादी पार्टी ही दिखाई देती है। जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। रामेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आशुतोष ने बताया कि किस तरह से जो समाजवादी आंदोलन को उन्होंने एक धार दी और उनकी पार्टी का नाम भी समाजवादी पार्टी, और
इस अभियान में या राजनीतिक शुरुआत उनकी कहें तो 15 साल की आयु से ही शुरू हो गई थी। बिल्कुल रमा, 15 साल की आयु से उनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया था। और देखिए वो मतलब उत्तर प्रदेश से तमाम और राजनीतिक दलों से लोग आए, तमाम और राजनीतिक नेता आए। मुलायम सिंह जिस दौर की पैदाइश है, जिस दौर में उनका जन्म हुआ था, तो वो कोई राजशाही से नहीं आए थे, वो कोई ऐसे परिवार से नहीं आए थे जिसका राजनीतिक कैरियर रहा हो। तो उन्होंने अपनी जमीन खुद तैयार की। उन पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संगठन खड़ा किया, अपने जातियों के लोगों को जोड़ा, पिछड़े वर्ग को जोड़ा और उनके साथ संकट है, पिछड़े वर्ग के साथ एक सिंबॉलिक राजनीति थी। उनके साथ समान सबका भी जुड़ता रहा, कोई एक के साथ जुड़ता था, कोई टूट जाता था, लेकिन सिंबॉलिक रूप से उन्होंने हर जात को नेतृत्व दिया। उनका मानना था कि जब तक सभी जातियां नहीं जुड़ेंगी तब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सफल नहीं होंगे, क्योंकि 9% आबादी लेकर के अगर यादवों की ले भी ले तो सत्ता तक नहीं जा सकते। ये बात मुलायम सिंह जानते थे। दूसरा, उसका रिएक्शन क्या होगा ये उनको पता था। उन्होंने क्षत्रियों से खड़ा किया, ब्राह्मणों से खड़ा किया, मौर्य समाज से खड़ा किया, कुर्मी समाज से बड़े नेतृत्व दिए। इस तरीके से एक पूरा ढांचा इस तरह खड़ा किया था कि राजनीति में उनका कोई विकल्प नहीं था। जब कांग्रेस के दौर में मुलायम सिंह ने राजीव गांधी से समर्थन दिया और अपनी सरकार बनाई, तो कांग्रेसी लोग बहुत आहत थे, बहुत नाराज थे कि मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति को नेता बना रहे हैं। शायद सब कांग्रेस को भी ये पता नहीं रहा होगा कि मुलायम सिंह जिस प्रतिभा के हैं, जिस तरीके से संघर्ष करके आए, वो कांग्रेस की जमीन को समाप्त कर देंगे। वही किया मुलायम सिंह ने। कांग्रेस का धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में पतन हुआ और समाजवादी पार्टी धीरे धीरे करके सत्ता की ओर बढ़ती चली गई। केंद्र तक की राजनीति में मुलायम सिंह का दखल था। कहते हैं कि लालू यादव को जब मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाने के बाद में तो उन्होंने ये रंगा लगाया कि नहीं, मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ, उत्तर प्रदेश से राजनीति से आता हूँ। तो कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन अपना है कौन पराया। वो अपनी धुन के रमते हुए जोगी रहते थे कि अपनी धुन में राजनीति में जो करना है उसको करना है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे ऊपर क्या आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। उन्होंने उन लोगों को खड़ा किया जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत मजबूती से और बड़ा, जिसको कहते हैं कि एक ढांचे पर ले गए कि बड़ी सामंतवादी शक्तियों को खड़ा किया, लेकिन उन्होंने अपने को मजबूत किया, उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत किया, राजनीति को मजबूत किया। और सबसे बड़ी बात ये कि वो सबसे जुड़े रहे। उन्होंने कभी निजी रिश्ते नहीं खराब किए, राजनीतिक रूप से काम करना पड़ा। अगर अयोध्या आंदोलन में जब उनका नाम जुड़ा, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। उन्होंने अपने वोट बैंक को भी साधे रखा। हालांकि उसके बाद उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी कि राम मंदिर की घटना पे जो हमने किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और अपने परिवार को उस राजनीति का जो पूरा हिस्सा उनके पास था, उन्होंने अपने परिवार को दिया। अखिलेश यादव आज उन्हीं की ताकत पर खड़े हैं, अखिलेश यादव उन्हीं की पूंजी पर खड़े हैं। हालांकि परिवार के अन्य लोगों ने उस पूंजी को लेना चाहा, लेकिन अखिलेश यादव ने उस पूंजी को इकट्ठा किया और संगठन के रूप में खड़ा किया। आज उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे पिताजी नहीं रहे हैं। और साधना गुप्ता जी की डेथ के बाद मुलायम सिंह काफी कमजोर हो गए थे। वो 2 साल से उनका ट्रीटमेंट अलग, बार बार इंफेक्शन हो रहा था, बार बार उनकी जांचें हो रही थी। कई बार लखनऊ भर्ती हुए, कई बार दिल्ली भर्ती हुए, लेकिन साधना गुप्ता जी की डेथ के बाद उनको लगा कि शायद वो बहुत कमजोर हो गए हैं। और ये जो परिणति है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए गहरा धक्का है, समाजवादी पार्टी के लिए भी, सामाजिक समीकरणों के लिए भी, और उत्तर प्रदेश की बेसिक राजनीति के लिए। उत्तर प्रदेश जिसके लिए जाना जाता था कि यहाँ से जिस तरीके के नेतृत्व उठ के जाता था, उस राजनीति के लिए भी एक झटका है। शायद इस तरीके के नेता अब नहीं होंगे, इन संघर्षों से आए हुए नेता उत्तर प्रदेश से नहीं दिखेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से रामेंद्र बता रहे हैं, तमाम पक्षों को देखते हुए, तमाम उनके जीवन के पहलुओं को देखते हुए, ये भी कहा जाता है कि बहुत ही कम समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनका प्रभाव जो है वो साफ नजर आता था। कौन कौन सी ऐसी बातें थी, कौन कौन से उनके जीवन के ऐसे प्रेरक प्रसंग थे जिनसे कि ये प्रभाव बना? क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के पूरे व्यक्तित्व की अगर समीक्षा करनी हो तो सबसे पहले ये जानना होगा कि उनका रुझान किस तरफ था। मुलायम सिंह यादव पहलवानी से अपना करियर जो है शुरू किया था और कुछ समय तक वो इंटर कॉलेज में अध्यापक भी रहे। पहलवान बनना चाहते थे। अपने राजनीतिक गुरु नथु सिंह को प्रभावित करने के बाद उन्होंने पहलवानी तो की, लेकिन अखाड़ा बदल दिया। अखाड़ा उन्होंने राजनीति का चुना और पहली बार जो है उन्होंने जसवंत नगर विधानसभा से विधायक बने 1967 में। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक बनते हैं।
लेकिन इसके बाद जो है 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना भी करते हैं। जिस तरह से आप कह रही हैं, निश्चित रूप से जो है काफी तेजी रही, बहुत कम समय में उन्होंने अपना एक प्रदेश में स्थान बनाया और जो न केवल विधायक के ही रूप में बल्कि उसके बाद जो है उन्होंने एक पार्टी की स्थापना भी की। उन्होंने 5 दिसंबर 1989 को जो है पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने जसवंत नगर विधानसभा से लगातार चुनाव जीता। वह सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से आगे बढ़े थे 1967, 74, 77, 85, 89 और उसके बाद जो है 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 89 में, 93 में और 2003 में वह लोकसभा के भी सदस्य रहे और इसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में भी अपना जो है राजनीतिक जीवन जिया। तो निश्चित रूप से अगर मुलायम सिंह यादव के संपूर्ण व्यक्तित्व की अगर समीक्षा की जाए तो उनके अंदर नेतृत्व करने की वो क्षमता थी, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने की वो क्षमता थी जो निश्चित रूप से जो है उनको प्रभावशाली एक राजनेता के रूप में बनाती थी। यही कारण है कि जब वो दशक, जिस दशक में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे उत्तर भारत में और इस उत्तर भारत की राजनीतिक जो उथल पुथल थी उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता था, जब मंडलवाद और कमंडलवाद को लेकर के एक लाइन सी खींच दी गई थी, उस दौर में भी मुलायम सिंह यादव ने अपनी एक राह पकड़ी, एक अपना राजनीतिक चिंतन पकड़ा और उस पर वो दृढ़ता से बने रहे। और यही कारण है कि तमाम सारी जो है आलोचनाओं के बावजूद